हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में पार्ट 5 देख लिए थे और पार्ट 5 में हम लोग पठार और तटीय क्षेत्र को दोनों को कवर कर चुके थे। अब ये हमारा पार्ट 5, ये इस वीडियो का पार्ट 5 या पार्ट 6, पार्ट 5 होगा, है ना। और पार्ट 5 में हम लोग ये दोनों चीज़ को कवर करने वाले हैं, मरुस्थल को और द्वीप समूह को। सबसे पहले समझेंगे हम लोग मरुस्थल को, एक एक चीज़ को हम डायग्राम पर लेकर बड़ी स्थिरता से हम समझेंगे। ये ज़्यादा इन दोनों में कुछ नहीं रहता है, इन दोनों को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें और इसमें माथा पेची है, बाकी सब आसान है, ठीक है। सबसे पहले अगर मरुस्थल को समझना शुरू करें तो हम लोग भारत का हल्का सा नक्शा बनाने का प्रयास करते हुए, ठीक है, हल्का सा नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे। और हल्का सा नक्शा बनाने का जब प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा चलिए, बनाने का प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बना। चलिए, अब इस साइड पड़ता है आपको राजस्थान, क्या पड़ता है ये क्या पड़ता है आपका, ये इस साइड एक माउंटेन ही पड़ता है राजस्थान में, जिसको बोलते हैं अरावली। क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत। अरे अरावली नहीं, अरावली, अरावली हुआ ना, अरावली। और ये जो कुछ एरिया पड़ता है आपको अरावली के इस साइड, इसको बोलते हैं भारतीय मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मरुस्थल। और इसी को हम लोग नाम देते हैं राजस्थान का मरुस्थल। इसी को अन्य नाम क्या देते हैं? राजस्थान का मरुस्थल, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। यानी इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ना है। इसी को हम लोग बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? थार मरुस्थल। देखिए, इसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इसी के बारे में समझेंगे कि इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, यहाँ किस तरह से वर्षा होता है। आइए एक एक करके हर एक बात को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा, इसका विस्तार कितना पर है तो विस्तार समझिए 1,04,000, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यानी कि इसका विस्तार जो है पूरा वो 1,04,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपके किताब में भी शायद यही दिया हुआ है, 1,04,000 दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, 1,04,000 कुल क्षेत्रफल जो इसका कुल एरिया जो है वो कितना है, यानी कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 1,04,000, ठीक है। उसके बाद जो इसका चौड़ाई दिया हुआ है, इसका लंबाई और चौड़ाई, इसका जो लंबाई दिया हुआ है, लेंथ में लंबाई आपको समझना 644 किलोमीटर, लंबाई कितना है 644 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है आपको 100 कुछ किलोमीटर दिया होगा, 160 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया हुआ वो 160 किलोमीटर, समझ में आया। विस्तार इसका 1,04,000 किलोमीटर है और लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वर्षा की जो मात्रा है वो वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है ना, कम वर्षा, 15 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है हमारे भारतीय मरुस्थल का हाल, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ आपको नहीं बचा। यहाँ पर एकमात्र नदी आपको देखने को मिलेगी, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जिसका नाम है, एकमात्र नदी जिसका नाम है क्या? लूनी नदी, ठीक है। और लूनी नदी ऐसा है कि ये नदी जो है कच्छ का रन जो है गुजरात में, कच्छ का रन, कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है, ठीक है, रन में विलीन हो जाती है। यानी कच्छ के रन में पहुँचते पहुँचते ये नदी क्या होती है? खत्म। और ये नदी समुद्र तक का रास्ता नहीं देख पाती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी उस मरुस्थल की एकमात्र नदी कौन है? लूनी नदी है। इसके बारे में आपको समझ में आया कि अरावली के इस साइड जो मरुस्थल फैला हुआ है उसको थार मरुस्थल, इसी को भारतीय मरुस्थल, इसी को राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। इसका विस्तार जो है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब इसका विस्तार क्षेत्रफल है। इसका जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर है। इसका जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर है। इसका जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर है और 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कम वर्षा, यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एकमात्र नदी बहती है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। यानी एक ही को नदी वहाँ पर बढ़ा है, क्या नाम है उसका? लूनी नदी, ठीक है। और ये नदी भी, ये हालांकि कच्छ का रण में क्या होता है, ये विलीन होता है, यानी खत्म होता है, धारा समाप्त होता है। देखिए, बरसात के मौसम में कुछ पानी मिलेगा आपको यहाँ पर, बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा पानी वगैरह आपको खत्म हो जाएगा ना, बरसाती नदियाँ कुछ नजर आती है, उसके बाद कुछ नहीं नजर आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? यहाँ पर आप पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में, जो कि हमारा लास्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है हम लोग को। द्वीप समूह, पहले से इसका नाम दिया हुआ द्वीप समूह, तो आपको समझना है कि द्वीप समूह की बात करते हैं। पूरा इंडिया में जितना द्वीप समूह है उसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो। एक हो गया बंगाल, एक सॉरी, एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक में देख लेंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा क्या? लक्षद्वीप, जिसको हम लोग इधर देख लेंगे। तो ये देखना है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग जो है आपको 1256, इस द्वीप समूह में टोटल जो है 1256 द्वीप आपको नजर आ जाएंगे, 1256 द्वीप नजर आ जाएंगे, जिसमें से हर एक पर आबादी नहीं है। जो आबादी निवास करती है वो मात्र 36 द्वीपों पर है ना। देखिए सॉरी, भारतीय सीमा के अंतर्गत, यानी भारतीय पूरा सीमा में
पूरा इंडियन सीमा में, पूरा भारतीय सीमा में, भारतीय सीमा में यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा हमको देखने में गड़बड़ी हो गया। भारतीय सीमा में जो है 1256 द्वीप है। भारतीय सीमा के अंतर्गत, यानी आपको पता होना चाहिए कि भारत का सीमा 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है, जो बाउंड्री होता है वहां है ना। भारतीय सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं, 1256 द्वीप हैं। आपको सबसे पहले हमको ये बताना था कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आपको बंगाली खाड़ी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में। और ये जो द्वीप समूह मिला है लक्षद्वीप, या कहाँ मिलेगा? अरब सागर में। एक बार हाँ, आप समझ में आ रहा है? जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में पड़ता है। चलिए इसको डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम भारत का लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया तुम आपको क्या? बंगाल की खाड़ी। ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये क्या हो गया? अरब सागर यानी अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंतर्गत आपको जो मिलेगा, जो आपको कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि अरेबियन सी में जो कुछ द्वीप समूह है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो द्वीप समूह है, ठीक है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और इसको इसमें जो है, इसमें जो द्वीप समूह है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे हम आपको दिखाने का प्रयास करें। डायग्राम में तो था अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई समस्या आए तो बताइए। ठीक है, ये दोनों आप लोग को समझना है। आगे हम लोग बढ़े। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आपको बंगाली खाड़ी में जो आपको 500 लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी में आपको कितना? 576 द्वीप, यानी 572 द्वीप आपको मिल जाएगा। कितना द्वीप? 572 द्वीप। 572 द्वीप हैं। 36 द्वीप में, 36 द्वीप में जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास कर दी है। यहाँ भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। आपको एक और फैक्ट बताते चले हम कि मानसून जो प्रवेश करता है वो सबसे पहले यही अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इससे आगे आपको हम ये बताएंगे कि अरब सागर में कितना द्वीप है? 47। कितना द्वीप है? 47 द्वीप है, जिसमें से मात्र 10 गो या 5 गो पर ही जिसमें से 10 गो पर ही आबादी निवास करता है, 10 द्वीप पर। ठीक है, 10 द्वीप पर आबादी रहती है, उस पर सब पर नहीं रहता है। ठीक है, बाकी ट्राइब्स ऐसी ऐसी है कि आप जाइएगा तो मार के खा जाएगा आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बड़े द्वीप समूह को क्या बोलते हैं? यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान को आप इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। अंडमान को निकोबार से अलग कर दिए कौन? अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। वहीं अगर आपको यहाँ पूछ दे, यहाँ अगर पूछ दे कि लक्षद्वीप एक द्वीप है और मिनिकॉय एक द्वीप है ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 2 द्वीप है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो आपको 11 डिग्री चैनल है ना। ये आपको याद रखना है, 11 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल नाम के। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को इसमें क्या मिलेगा कि हमारा जो सबसे साउथर्न पॉइंट है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये क्या हुआ था? एक 2004 में जब बाढ़ आया था, सुनामी जब आया था समुद्र में बाढ़ नहीं आता, सुनामी बोला था उसको। जब सुनामी आया था तो उसमें डूब गया था, लेकिन जो है फिर ये है ना, किंतु फिर भी ये अपनी पूर्व स्थिति पर प्रकट हो गया है ना। पूरा ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। तो ये आपका पूरा द्वीप खत्म, ये आपका पूरा हर एक टॉपिक खत्म। आप इसमें कुछ आपको बचा नहीं। फोटो तो नहीं लिया होगा तुम लोगों ने भी, ध्यान दे तो वीडियो पर सही से। ठीक है, ये आपका पूरा द्वीप खत्म हो गया। इधर तटीय क्षेत्र मरुस्थल और इधर आपका द्वीप पूरा खत्म, सब खत्म हो गया। अब हम आपको कहते चलें कि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। हमारे इस पूरा सब आप जो स्ट्रक्चर देखिए इतना, इस स्ट्रक्चर में भारत के निर्माण में सभी स्ट्रक्चरों का योगदान है, सभी चीज़ों का योगदान है। ठीक है, हमारे यहाँ उत्तर में पर्वतीय भाग का बहुत योगदान है। हमारे यहाँ जो है जल और वनों का बड़ा स्रोत जो है उत्तर का विशाल मैदान है, जल का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा बरसात हो तभी पानी आएगा, है ना। वो ग्लेशियर के पिघलने से भी क्या आता है? पानी आता है। तो इसलिए भी कई क्षेत्र जो हमारा उपजाऊ रहता है, हम लोग हमेशा जो है वर्षा पर निर्भर होकर ही, ऐसे तो मानसून को भारतीय कृषि के साथ जुआ कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को समझना है कि इस तरह का अस्त्राकृति हमारा जो ईश्वर ने दिया है हम लोगों को, ये भी एक तरह का देन है। भारत दुनिया में एक विशिष्ट देश है, एक अलग देश है, एक खास देश है, सबसे स्पेशल देश है पूरा दुनिया में। ठीक है, जहाँ पर आपको हर तरह का मौसम, हर तरह की चीज जलवायु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग जो हमें जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जंगलों का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, जो विशाल मैदान है वो अन्न का बहुत बड़ा स्रोत है। मैदान होना भी हमारे यहाँ बहुत जरूरी था। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा, आपको पता ना, भारत का अन्न भंडार गृह कहा जाता है उसे, तो अन्न का बहुत बड़ा स्रोत है ना।
वर्धमान में एक भूगर्भ सर्वेक्षण से पता चला है हाल में कि बिहार का जो ये मैदानी भाग है, इस साइड एक खनिज तेल का विशाल भंडार है, ऐसा पता चला है। अब पता नहीं है कि नहीं है, वो एक संभावित संसाधन हो सकता है, ठीक है। जब ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे 10वीं ज्योग्राफी में संभावित संसाधन भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें समझने में आता है कि इसके अतिरिक्त जो है विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं का विकास का भी आधार रहा है। प्राचीन सभ्यताएं, कई जो सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं वो इसी सब जगह पर मैदानी भाग में ही उभरी थी। ऋग्वेद को इसी भाग में लिखा गया था, उत्तर पश्चिम साइड में ही लिखा गया था, ठीक है। और ऋग्वेद में भी भारत का चर्चा किया गया था, वहां पर भारत को सप्त सिंध भी बोला गया था, है ना, 7 नदियों की भूमि, है ना। दक्षिण का पठारी भाग खनिजों से संपदा है, यानी पठार होना भी हमारे यहाँ बहुत जरूरी है, वो खनिजों से भरा पड़ा है और पठार कोई खनिज का भंडार गिरा बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे औद्योगिक विकास में पूरी तरह निर्भर, हम लोग उस पर निर्भर है, पूरी तरह सहायक है। देखिए तटीय मैदान में चावल की कृषि अच्छी कृषि होती है, जो तक हम पढ़ रहे थे अभी से पहले, वो चावल के लिए बहुत बेस्ट है, चावल की कृषि बहुत अच्छी होती है वहाँ पर लोगों का जो है मुख्य जो व्यवसाय है वो मछली पालन होता है। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि इसके अगल बगल में तटीय मैदान में कई अन्य बंदरगाह भी विकसित हुए हैं, जब बाहर से सामान वगैरह हम लोग मंगाते हैं तो वहां पर आके उतरता है बाय समुद्र के, है ना। इस तरीका से हम समझते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, उसमें बहुत तरह का स्थलाकृति है, और इस स्थलाकृति में, इस विविधता की एकता में, इस भौतिक विविधताओं में भारत क्या है, भारत प्राकृतिक संपदा का आधार है, भारत का ये प्राकृतिक संपदा का आधार है। आइए हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है K2 नहीं है, ठीक है, K2 ऑप्शन दिया हुआ है, कामेट दिया हुआ है, नंदा देवी, ये तीनों भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। और है कौन स्थित, सॉरी ये तीनों भारत में स्थित है, सॉरी K2 देखिए, K2 भारत में स्थित है, कामेट भारत में स्थित है, नंदा देवी तो आपको यहीं पड़ता है अब उत्तराखंड में, तो ये तीनों भारत में स्थित है कौन नहीं जो भारत में, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं होकर कहाँ पर है, नेपाल और काठमांडू के बॉर्डर पर है, नेपाल देश में पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान लगा के सुनना है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। आपको आंख बंद करके टिक मारना है कि हिमालय का जो है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बिहार में एक ही वो हिमालय कौन है, कौन है, शिवालिक। यहाँ पर उसमें दिमाग नहीं लगाना है, शिवालिक पर टिक मार के निकल जाना है। हिमालय का निर्माण कौन सा सिद्धांत से हुआ है, तो आपको जो सिद्धांत हम सबसे पहला वीडियो में पढ़ाए थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसी थ्योरी से किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का। तो हिमालय का निर्माण कभी पूछते आप तो क्या बताना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तुजो विल्सन ने 1965 में तुजो विल्सन किए थे, है ना। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, 1967 में, आप कहिएगा WJ मॉर्गन ने किया था, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो है इसका प्रतिपादन। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके तहत जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत दुनिया जो है, हाँ दोनों हरा हो गया, इसका मतलब बैटरी लो हो रहा है, कोई दिक्कत है, वो मैं कौन करेगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत क्या कहा गया कि दुनिया जो है 6 बड़े और 9 छोटे प्लेटों में विभाजित है। दुनिया क्या है, 6 बड़े और 9 छोटे प्लेटों में विभाजित है। मैं कौन करूँ ना, वो वाला कनेक्ट हुआ, लाओ इधर लाओ, वहां पर ब्लिंच नहीं कर रहा है वीडियो में, तो मैं कनेक्ट हो गया ये वाला। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या गया कि दुनिया 6 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। तो ये बात भी आपको एकदम एज इट इज याद रखना है हर चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम आपको 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी दिमाग लगाइए आप, ठीक है। सैंडल चोटी की ऊंचाई 642 किलोमीटर, ये तो आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा ऐसा ना, सैंडल चोटी की ऊंचाई जो है 642 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, ये यानी कि भारत का पूछ रहा है आपको ये वाला भूखंड के बारे में, है ना। आप कहिएगा ये जो भूखंड है ये प्राचीन भूखंड है, ये कैसा है, प्रायद्वीप है, यानी 3 और पानी से घिरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो भारत का सबसे क्या हो गया, ये प्राचीन भूखंड, क्या हो गया, ये प्राचीन भूखंड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भूखंड, ठीक है। यही तो पठार वाला इलाका इसी में पड़ता है, गोंडवाना का, ठीक है। अब इसमें आपको सब कुछ हो गया, अब आपको आसानी के साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। चैप्टर के कुछ अभ्यास को भी आपको जो है करना है कवर, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो गया, पूरा खत्म हो गया। इस चैप्टर को आसानी के साथ आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं होगा तो हम 5 वीडियो को कंप्लीट करके एक वीडियो में डाल के, 5 वीडियो को एक में डाल के आपको 1-1.5 घंटा का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप ये भी चाहते हैं तो ये भी होगा। इसके लिए आप 2-3 बच्चा, कम से कम 3 से 4-5 बच्चा कमेंट करेगा ना, तब ऐसा काम करना शुरू करेंगे कि सभी वीडियो को मर्ज कर देंगे 5 को और एक वीडियो बनाकर भेज देंगे, एक वीडियो, ताकि आपको बार बार किसी वीडियो में जाना नहीं पड़े। एक वीडियो चलाएं आप, अब 5 चीज पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। एक वीडियो मुश्किल से कितना 1.5-2 घंटा का चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा नहीं, 2 घंटा का चलेगा। हर एक वीडियो 30 मिनट का होगा, तो 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150 मिनट, यानी 120, यानी 1 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा ना। तो मर्ज कर देंगे सभी वीडियो को। ये सब काम हम आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग हमेशा अपना साथ बना के रखिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा मोटिवेशन उससे जाएगा। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रिस्पांस अगर आप लोग का आता है तो हम लोग इस पर और काम करेंगे, हर एक चैप्टर को हर एक क्लास का कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका साथ मिलता रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए,
लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।